बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ जहां अपोजिशन एहतसाब के अमल पर सवाल उठाती दिखाई दे रही है, वहीं पर आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने एहतसाब को लेकर फिर एक बयान दिया है और ये कहा है कि जो एहतसाब का अमल इस बार है वो पाकिस्तान की तारीख़ में देखने को नहीं मिलता। पहली बार उनका कहना यह है कि ये सियासी मुदाखलत से पाक है और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, कोई डील नहीं होगी और ना ही कोई एनआरओ होगा। वज़ीर आज़म साहब को ये बयानात बार बार देने की ज़रूरत क्यों पेश आती है एक ऐसे वक्त में जबकि नवाज शरीफ साहब और उनके पूरे ख़ानदान को लेकर प्ली बारगेन की और किसी किस्म की डील की अफवाहें जो हैं वो ख़ास तौर से इस्लामाबाद में गर्दिश करती सुनाई दे रही हैं। इस पे भी बात होगी और दूसरी तरफ सबसे अहम चीज़ ये कि मौलाना फजलुर रहमान जो कि अगले महीने एक आज़ादी मार्च का ऐलान कर चुके हैं और फाइनल उनके अल्फाज जो सामने आ रहे हैं वो ये कि 15 लाख लोगों को लेकर वो इस्लामाबाद की सड़कों पर होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने उनका भरपूर साथ देने का ऐलान कर दिया है। आज शहबाज शरीफ साहब की खुसूसी तौर पर नवाज शरीफ साहब से जेल में मुलाकात भी हुई है, ग्रीन सिग्नल दिया है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से ऐलान किया गया है कि अब वापस आने का कोई रास्ता नहीं होगा। मौलाना साहब ने अपने कारकुनान को कह दिया है कि अगर वो इस्लामाबाद हमारे साथ आते हैं तो वापस आने का मत सोचें और हतमी मुतालबा उनकी तरफ से ये होगा कि आज़ाद और शफाफ इंतखाबात मुल्क में कराए जाएं। अब हुकूमत गिराने के लिए ये जो एक मार्च होने जा रहा है, गो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले दिनों अपने आप को इससे अलग किया। बिलावल साहब ने ये कहकर कि हम मुल्क के बाकी इलाकों में जलसे कर रहे होंगे जबकि मौलाना साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में होंगे, हत्ता कि हमारी जो इखलाकी और सियासी हिमायत है वो उनके साथ होगी। कल बिलावल साहब ने एक बार फिर से इस्लामाबाद आने का इंदिया दे दिया है। अब पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है इस पे भी बात करेंगे और ये जो मार्च है इस पे दोनों सियासी जमातें, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हो या पीपल्स पार्टी हो, क्या वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि मौलाना साहब के इस ऐलान के पीछे और कारकुनान को बाहर निकालने के लिए जो वो एक नारा इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं या जो कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वो मजहब का कार्ड है। लोगों को ख़त्म नबूवत के नाम पर निकाला जा रहा है, लोगों को ये कहकर निकाला जा रहा है कि अगर वहाँ पर रियासत ने या हुकूमत ने तुम पर कोई जुल्म कर दिया या गोली चला दी तो तुम शहीद माने जाओगे। तो ये कितना ख़तरनाक है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये जो मजहब का इस तरीके से इस्तेमाल फिर से नज़र आ रहा है, उसमें इस मुल्क की दो बड़ी जमातें क्यों साथ देने जा रही हैं, इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम का सबसे पहले मैं आगाज़ करती हूँ सेनेटर जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये फिर फाइनल हो गया, आज नवाज शरीफ साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, इतनी लंबी मुलाकात और खुसूसी मुलाकात, वैसे तो जुमेरात का दिन तय है मुलाकातों के लिए उनसे। या सादिया, थैंक यू वेरी मच। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है एंड आई एम ग्रेटफुल आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, मैं एज ए पाकिस्तानी ऑनेस्टली सोच रहा हूँ कि आज हमारा जो इशू है वो इकानमी है, वो कश्मीर है, वो अफ़गानिस्तान का पीस प्रोसेस है, वो ये मिडल ईस्ट में जो जंग लगी हुई है सऊदी अरेबिया और होती है, और आज भी उनकी तकरीबन 50% उनकी आयल की जो प्रोडक्शन है वो ईस्टर्न प्रोविंस में, वो कहते हैं ड्रोन किया है, वो कहते हैं नहीं क्रूज़ मारा है। इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी होगा। ऑलरेडी आपकी आयल की प्राइसेस किधर हैं? हमारे इश्यूज तो ये होने चाहिए। नहीं सर, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंड समबडी लाइक यू जो कि सेन वॉइसेस जिनको मैं हमेशा कहती हूँ, उनमें से आपकी एक सेन वॉइस है। आपके नजदीक इश्यूज ये होंगे लेकिन आपकी क़यादत ने जो इश्यूज बना दिए हैं, देखिए वो सड़कों पे आ रहे हैं। नहीं, क़यादत ने क्यों बनाया, उसकी भी एक रीज़न है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत की भी कंसंट्रेशन इस तरफ होनी चाहिए। क़यादत ने इसलिए नहीं बनाया कि कोई रिलीजियस सामने एक बेस बना के आगे चल रहे हैं। ये नवाज शरीफ साहब ने भी जो डायरेक्शन दी हैं वो सिर्फ इसलिए दिए हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि आपके मेरे हर पाकिस्तानी के इंटरेस्ट में है कि जो हुकूमत आए वो चले, कंटिन्यूटी हो, उनको टाइम मिले और वो अपनी इस्लाहात करें। लेकिन अगर जो हुकूमत है उसने रिवर्स गियर लगाया हुआ हो और आप एक बड़ी पहाड़ी से स्लाइड बैक कर रहे हो
तो फिर आपकी जो अपोजिशन पार्टियां हैं और सेन एलिमेंट्स हैं उनका काम है वो आगे आके ये बताएं कि ये ऐसे नहीं चलेगा। हम आपकी इनएफिशिएंसी टू एन एक्सटेंट तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका डिजास्टरस मूव हो, मसलन मैं आपको इकोनॉमी की आप बात कर देखें, साइज ऑफ द इकोनॉमी जो $310 बिलियन था वो $280 बिलियन पे आ गए। आपने जीडीपी आपके सामने 5.8 से लेस देन 3% आ गए। इन्फ्लेशन ऊपर है, फिस्कल डेफिसिट 2.2 ट्रिलियन से 3.2 ट्रिलियन पे चले गए। यस, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें उन्होंने इंप्रूवमेंट की है, वही उस पर शाबाश देते हैं। लेकिन जब आपकी इंपोर्ट कम होती है तो आपकी मशीनरी कम आती है, आपकी डेवलपमेंट कम होगी, आपकी जीडीपी पे इंपैक्ट होगा तो उसके अपने होंगे, लेकिन वो एक पॉजिटिव साइड है। फिर आप ये देखें कि पावर्टी एलिविएशन जो है उसके ऊपर मतलब बिलो द पावर्टी लाइन तकरीबन आपके 40 से 50 लाख चले जाएंगे। 15 लाख लोगों ने रोजगार किया है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव ग्रोथ है, एग्रीकल्चर सिर्फ 1% ग्रोथ है, हमारी एग्रीरियन सोसाइटी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जो एफडीआईज है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 50%। माजरत के साथ आई टोटली एग्री, जितने भी पॉइंट्स और जितने भी इश्यूज आप रेज कर रहे हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल हैं। इकोनॉमी खराब हुई हुई है, इस मुल्क की मईशत सीधी नहीं हो रही, हुकूमत की गवर्नेंस स्पेशली पंजाब के अंदर नजर नहीं आती, हम डेली उस पर सवाल उठाते हैं। लेकिन आज जो हम फोकस कर रहे हैं कि ये तमाम इश्यूज, आपने जैसे शुरू में जिक्र किया कश्मीर का मामला है, सऊदी अरेबिया का, बाकी सारी चीज़ें, लेकिन ऐसे में जो अपोजिशन है उन्होंने मुनासिब ये समझा कि वो सड़कों पर आएं और हुकूमत को घर भेजें। सर आपकी इजाज़त से एक ब्रेक ले लूँ, क्विक ब्रेक, और बाकी मेहमान भी हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम में हमें फ़ारूक हबीब साहब ने भी ज्वाइन किया है, मैंने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपका बेहद शुक्रिया। और सेनेटर बहरामंद तंगी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, आपका भी बेहद शुक्रिया। फ़ारूक हबीब साहब, आपके आने से पहले जनरल साहब इशारे कर रहे थे जिन चीज़ों की तरफ वाकई बात होनी चाहिए, जिनकी तरफ हुकूमत की तवज्जो होनी चाहिए, अब वो इन्होंने इशारतन तो वो तमाम चीज़ें गिनवा दी, बट द पॉइंट इज़ के अपोजिशन इस वक्त आप लोगों को घर भेजने के लिए सड़कों पर आ रही है। मौलाना साहब के ऐलानात आपने सुन लिए होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से बाकायदा उनका भरपूर साथ देने का ऐलान किया जा चुका है। पीपल्स पार्टी भी कभी हाँ कर रही है, कभी नहीं कर रही है, वो भी इनसे पूछ लेंगे। लेकिन आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या है? 15 लाख लोग, मौलाना साहब कहते हैं हम इस्लामाबाद लाएंगे। देखें, मौलाना साहब को इंतखाबात के अंदर जो है वो बदतरीन शिकस्त हुई, वो अपनी सीट भी जो है वो जीत नहीं सके, अवाम ने उनको मुस्तरद किया। अब मामला ये है कि मौलाना साहब तो शुरू रोज़ से, वो तो 14 अगस्त के हवाले से भी ये बात कहते थे कि इसको आज़ादी के रोज़ के तौर पे नहीं मनाना चाहिए। तो अब जो है वो किस किस्म की जो है वो आज़ादी मार्च करना चाहते हैं, किस हवाले से वो आज़ादी मार्च कर रहे हैं। और वक्त भी देख लें आप, एक तरफ जो है वो पूरी कौम कश्मीर के इशू के ऊपर मुतहद है, कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, जहाँ वहाँ पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। कश्मीरियों का जो एक तशख़्ख़ुस है उसको भारत ने जो है वो उसको तबाह करने की पूरी कोशिश भारत कर रहा है। दूसरी जानिब जहाँ पर हम एक यूनिटी का मैसेज पैगाम दुनिया को देना चाहते हैं, वहाँ पर इन हालात के दौरान जो है वो एक मजहबी कार्ड के तौर के ऊपर, जिसके अंदर ना कोई हकीकत है ना कोई हकाइक मौजूद है, उसको मौलाना साहब इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि लगता है कि जमीयत उलमा इस्लाम हिंद का और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान का जो मौक़िफ़ है वो मुझे एक ही नज़र आ रहा है कि आज़ादी मार्च की तो इस वक्त ज़रूरत कश्मीर के लिए है, कोई अपनी ज़ात के लिए तो नहीं है। लेकिन जब उनसे पूछते हैं तो उनका जवाब सिर्फ इतना होता है कि इमरान खान साहब ने भी तो धरना दिया ताहिरुल कादरी साहब के साथ मिलके, तो उस वक्त ये चीज़ें जायज़ थी। वो कहते हैं चाइनीज़ प्रेसिडेंट नहीं आ सका आप लोगों के धरने की वजह से, तो अब हम आ रहे हैं, तो क्या मसला है? सुने, चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने यकीनन पाकिस्तान का दौरा किया, उस वक्त आए भी। और मुझे आप ये बताएं, जब हालात नहीं, सुन लें, बड़ा अहम है, उस टाइम तो धरने की वजह से नहीं आ सके ना। कौम को पता होना जरूरी है कि धरना एक रोज के अंदर नहीं हुआ था। धरने के पीछे एक उसका बैकग्राउंड था, जिसके हवाले से हम 4 हलके खोलने के हवाले से पार्लियामेंट में खड़े होकर बारहा कहते रहे, और 30 हलके खोलने के वादे करके एक हलका नहीं खोला गया था। उसके बावजूद कई हमने जलसे किए, फिर भी हुकूमत नहीं मानी थी। मामला ये है कि यहाँ पर जब APS होता है, हालात की नज़ाकत देखें कि नाजुक हालात होते हैं, मुल्क को यूनिटी की जरूरत पड़ती है, तो इमरान खान सामने आते हैं और आके धरना को ख़त्म करते हैं। वहाँ पर वक्त की मुल्क की सालमियत का सवाल था, यूनिटी का सवाल था। कश्मीरियों के लिए जदोजहद हम कर रहे हैं। जिस कश्मीर कमेटी के मौलाना साहब जो हैं वो 10 साल मुसलसल चेयरमैन रह चुके हैं,
अब वो जो है वो किन हालात के मुताबिक इस किस्म का इंतशार फैलाना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि मदरसों के बच्चों को सड़कों पे लेकर आना ये भी किसी किस्म का जो है वो कोई पावर शो नहीं है। ये भी मैं समझता हूँ कि जो कानून को हाथ में लेगा फिर कानून भी हरकत में। PMLN ने तो आज वाजे कर दिया, शहबाज शरीफ साहब की जेल में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई, काफ़ी उनकी बाकी क़यादत भी मौजूद थी कि जा रहे मौलाना साहब के साथ इस्लामाबाद, भरपूर साथ देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी तो ना करती है और कल बिलावल साहब ने जो बात की उसमें उन्होंने इस्लामाबाद आने का इंदिया दे दिया। आप लोग क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, मैं बिल्कुल आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन एक सेकंड के लिए कि मैं इमन साहब के लिए इमन साहब ने भी फरमाया कि हमने धरना दिया था और धरने के पीछे एक लॉजिक था और वो था 4 हल्कों खोलने का। हमने जलसे किए थे लेकिन उसने बात नहीं मानी और हम मजबूर होके हमने धरने शुरू की। तो क्या धरना इसलिए था कि सिविल नाफरमानी का ऐलान करें? क्या धरना इसलिए था कि आप PM हाउस और PTV हाउस पे भी हमला करें? क्या धरना इसलिए था कि आप पूरी दुनिया को ये मैसेज दें कि आप हुंडी पे पास पैसे भेज दें? अगर आप धरना देना चाहते थे कंस्ट्रक्टिव काज के लिए कि आप चाहते थे कि हमारी डिमांड्स को पूरी करें, तो फिर आपने तो इस मुल्क का बेड़ा कर किया जिसमें चाइना के प्रेसिडेंट को वापस भेजना और आपने इकोनॉमी को तबाह बर्बाद करना और फिर आपने दुनिया की जनरल मासेस को, पाकिस्तान की जनरल मासेस को जो मैसेज दिए, बिल जलाना, सिविल नाफरमानी का ऐलान करना, PM हाउस पे हमला करना। तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट पे लानत भेजना फिर धरने का ये एक हिस्सा है जो कि हमने PTI को अपोजिशन में देखा तो वो अपोजिशन का रोल प्ले नहीं कर रहा था। आज मैं आता हूं आपकी तरफ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी हाँ कभी ना। देखिए, इस वक्त तमाम अपोजिशन जमातें इन पॉइंट्स पे मुत्तफिक है कि जो मौजूदा हुकूमत है ये जाली मैंडेट के जरिए आई है। अच्छा, ठीक है। तमाम अपोजिशन जमातें सुने, नहीं मैं आता हूं आपकी तरफ। तमाम अपोजिशन जमातें इस पे मुत्तफिक है कि मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान के इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया। तमाम अपोजिशन जमातें इस बात पे मुत्तफिक है कि मौजूदा हुकूमत को जाना चाहिए, लेकिन जो तरीक़ेकार है लॉकडाउन या लॉकडाउन के नई इन हाउस तब्दीली, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए गुजरती जा रही है। CC की मीटिंग होगी, उसमें फैसले होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने और मियां शहबाज शरीफ साहब ने और तमाम अपोजिशन जमातों ने इसलिए ओथ लेने का फैसला नहीं किया ताकि हम इसकी हुकूमत को कमजोर करें। और बिलावल साहब ये भी कह रहे हैं कि अगर इत्तेहादियों ने और सिलेक्टर्स ने ना हटाया तो फिर हम आ जाएंगे। देखिए, हमारा जो एतराज़ था ना पिछले इलेक्शंस पे, जो बड़ा लाउड एंड क्लियर था कि अबूरी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने अपना काम ठीक नहीं किया। दैट इज़ वाई दरमियान में ब्लैकआउट हुआ और उसमें लोग इस तासुर में हैं कि हल्कों में चेंजेस आए। शहबाज शरीफ साहब कराची से जीते हुए थे और उनका ये व्यू है कि वहाँ हमें हराया गया और बहुत से हल्कों में इंडिविजुअली बात नहीं की जा सकती। लेकिन आफ्टर हैविंग सेड दैट मैं ये कहता हूँ कि आई एम श्योर कोई भी मुहब्ब वतन पाकिस्तानी ये नहीं चाहेगा कि मुल्क के अंदर अफरा तफरी हो और हम बजाय इसके कि मईशत को आगे लेके जाएं, लोगों की तालीम और सेहत पे ज़ोर लगाएं और अपनी कौम को उठाएं ताकि हमारे बच्चे और उनके आने वाले बच्चे भी ये देखें कि ये एक प्रॉस्परस पाकिस्तान उनको हम हैंड ओवर करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एक टोटल डेड लॉक के अंदर हैं। आप ये देखें, मुल्क के अंदर एक्यूट पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। ये जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं ये ज़ाती दुश्मनी में है। हमारे प्राइम मिनिस्टर विद ऑल माई रिस्पेक्ट फॉर हिम, वो इस पे रेडी भी नहीं है कि वो हाथ मिला दें लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ। वो APC हमारी पार्लियामानी पार्टी लीडर्स की मीटिंग हुई है, उनका मैं नहीं आता, मैं इनको देखना भी नहीं चाहता। आई थिंक ये छोटी सोच है। आपको बड़ा होके देखिए, वाजपेयी इधर आया, नवाज शरीफ साहब से मिला, मोदी मिला, परवेज़ मुशर्रफ साहब उधर गए, जाके उठ के वाजपेयी को मिले, ये यानी और प्रेसिडेंट निक्सन गया मौजे तुंग से मिलने के लिए। ये तो हमारे अपने घर की बात है, ये दुश्मन तो नहीं है। आपको अपने नजरिए पे अपने उस पे कायम रहे, आप अपना पॉलिटिकल, आप करप्शन के पीछे जाए, एहतसाब करें, लेकिन ये बच्चों वाला खेल कुट्टी जो है ना, ये कुट्टी नहीं चल सकती बिकॉज स्टेट क्राफ्ट इज डिफरेंट। मैं कहता हूं आज बाखुदा
आज लेकिन सर, सिचुएशन ऐसे आप ना बिल्कुल होती, सही कह रहे हैं, इश्यूज हैं, सबने एक्सेप्ट कर लिया सब जब चाहते हैं कि तारीख उनका हल इंसाफ आई, निकले। जब हमने ओथ ले ली, लेकिन सर अगर पार्लियामेंट opposition में किसी चले तरह गए। फोर्स करती इन इश्यूज पे हुकूमत को कि बे डिलीवर करें, आप इकोनॉमी सीधी करें, वहां पर होता बजाय इसके। अब मुझे, मैं अगर आपसे समझूं मकसद क्या है, ये मौलाना साहब के साथ आप लोग निकल आएंगे, ये निकल आएंगे, क्या होगा फिर यहाँ पे? बैठे रहेंगे, धरना देते रहेंगे, कहीं वही बातें करेंगे जो इमरान खान साहब करते थे कि बाहर निकलो, घसीट के निकालेंगे तुम्हें? देखिए, हमें प्रोटेस्ट को रिकॉर्ड कराना, अपने जलसे जुलूस करना, धरने देना, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है। आप में और धरने के अंदर मजहब को इस्तेमाल करने में बड़ा फर्क है। बड़ी गलत है मजहब को, बिल्कुल हम ये नहीं कह रहे कि आप नहीं कभी इसको मजहब की बात नहीं है। देखिए, मजहब की बात नहीं है, मजहब भी हमारे मतलब है अंग। हम तो ये समझते हैं कि हमारा उठना बैठना, सांस लेना, हमारी जिंदगी, हमारी बॉडी लैंग्वेज सारी हमें अपने मजहब से डिक्टेट होती है। लेकिन आज हमारा इशू इकोनॉमी है, आज हमारा इशू लोगों की बदहाली है, आज हमारा इशू देखें, आप इलेक्शन कमीशन ले लें, वहाँ एक बुरहान खड़ा हुआ है, सूबे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, ये किसकी नाअहली है? यानी किसने लोगों को इकट्ठा करना है? नवाज शरीफ साहब ने जब ये खैबर पख्तूनख्वा में केस हुआ बच्चों का, सबको रिक्वेस्ट की, इमरान खान साहब को रिक्वेस्ट की, ये गए, हम सब उधर मिल के बैठे। फिर बनी गाला में नवाज शरीफ साहब गए, हालांकि कट्टर मुखालफत थी, फिर उनको हॉस्पिटल में पूछने के लिए चले गए। ज़ाती दुश्मनी कुछ नहीं होती। तो इमरान खान साहब को भी मेरी अपील होगी, दर्दमाना अपील होगी कि मुश्किल तरीन हालात हैं, दुश्मन बाहर भी है और अंदर भी वो सेक्टेरियनिज्म को, लसानियत को, सूबाइयत को हवा देगा। तो खुदा के लिए आपको अल्लाह ताला ने एक जलीलुल कदर ओहदे के ऊपर आप बैठे हैं, आप लोगों को जोड़ें। क्यों कुट्टी कर लेते हैं अपने लोगों से? वो कह रहे हैं हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद, और अपने ही ऑपोजिशन के लोगों से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते। जो बात सेनेटर साहब कर रहे हैं कि इश्यूज पे, वो इश्यूज जो इकोनॉमी से रिलेटेड हैं। देखिए, बात ये है, जरा समझने की बात ये है कि मामला क्या सिर्फ जो है वो हाथ मिलाने का है, या मुल्क के जो मामलात हैं उनको संजीदगी से हल करने का मामला है? मुझे आप ये बताएं कि इन्होंने एक मुतालबा किया था कि आप एक पार्लिमानी कमीशन बना दें धांधली के ऊपर, और उसके ऊपर जो है वो हम सबूत भी लेकर आते हैं और उसके ऊपर तहकीकात भी करवाते हैं। सबूत नहीं आए। इनका मुतालबा हमने माना। अच्छा। मुझे आप ये बताएं कि यहाँ पर खड़े होकर प्रोडक्शन ऑर्डर्स के ऊपर बाइकाट होते हैं, यहाँ पर खड़े होकर गिरफ्तारियों के ऊपर बाइकाट होते हैं, असेंबली के इजलासेस को नहीं चलने दिया जाता। मुझे बता दें, एक दिन भी असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके इन्होंने उस पार्लिमानी कमीशन का अजलास बुलाने के हवाले से को मुतालबा किया हो, या उसके अजलास के अंदर इन्होंने को मुतहरक किरदार अदा किया हो? सिर्फ जो है वो आप इदारों को प्रेशराइज करने के लिए, या आप जो है वो अपना कोई छुपा हुए मकासद हासिल करने के लिए, तो आप गवर्नमेंट को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। और मामला ये है कि हम तो इनको कहते हैं, आप देखें कि जिस दिन, इतना अहम दिन है कि सदर पाकिस्तान के का जो खिताब है, उस खिताब से पहले नहीं, सुन लें अब मुझे बताने दे कौम को, उस खिताब को करने से पहले हम इनके पास पैगाम लेके जाते हैं, हम इनके पास पैगाम लेके जाते हैं, इनको पैगाम देते हैं कि सदर का खिताब का पहला हिस्सा जो है वो कश्मीर के मौजूद के ऊपर है, उसी और वो दौरान किताब छपी है, 80 से ज्यादा सफीर वहां पर मौजूद हैं। आप उस खिताब को सुन लें, उसके बाद आपका एहतजाज हक है, आप जिस किस्म का मर्जी एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन उस मौका के ऊपर उस यूनिटी को सबोटैच किया गया, उन सफीरों को क्या पैगाम दिया गया? जब हमें ये सबक दिए जाते हैं कि आप सफीरों से रब्ता करें, इंटरनेशनल कम्युनिटी को मुतहरक करें कश्मीर के इशू के हवाले से, तो फिर उस वक्त जो है इनका अपना किरदार क्या है? उस वक्त इनको चाहिए था कि सैयद अली गिलानी की तस्वीरें लेकर आते, यासीन मलिक की तस्वीरें लेकर आते, मीर वाइज उमर फारूक की तस्वीरें लेकर आते, जो पाबंदे सलासल थे, बुरहान वानी की तस्वीरें लेकर आते। ये उन लोगों को सामने ले आए जो कि इंटरनल मामला पर, करप्शन के इश्यूज के ऊपर, जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, उस माहौल के दौरान ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था। इनको अपने रवैयों के ऊपर भी जो है वो गौर करना चाहिए। फिर ये तासुर तो बनता है कि इनका पाकिस्तान की फिर अवाम से कोई लेना देना नहीं है, मुल्क के मुतल्लिका संजीदा इशूज़ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ये मुतहरक नज़र नहीं आते। और जब ये पार्लियामान में आते हैं तो बात करते हैं अगला हिसाब छोड़ें, पिछला हिसाब छोड़ें, किताब बंद करें, हम आपके साथ मिलके चलते हैं, कदम बढ़ाएं इमरान खान, हम आपके साथ हैं। देखें, ये कोई हिसाब किताब ना इमरान खान का शुरू किया हुआ है, ना इमरान खान के हाथ में इन चीज़ों को बंद करना। ये तो इदारे हैं जो अपना काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये उस वक्त आपको सोचना चाहिए था जब आप मनसबा इक़्तिदार में थे,
तो आपने अपने इख्तियारात से क्यों तजावुज किया, जाली अकाउंट्स क्यों बनाए, या आपके अपने मामला, इदारों ने हमारे शुरू किया है। सेनेटर तंगी साहब, यही चीज आज फिर से खान साहब ने भी बात की है दोबारा। उन्होंने कहा है कि पहली बार एहतसाब का अमल सियासी मुदाखलत से पाक है, तो इदारे कर रहे हैं। एतराज़ात क्या हैं एहतसाब के अमल को लेकर? जो चीज़ें हो रही हैं और बात आज़ादी मार्च तक जा पहुंची है, धरने तक, लॉकडाउन तक जा पहुंची है। उनका मानना यही है कि अगर ये ना हो रहा होता ना, एहतसाब सही वाला नहीं हो रहा होता, तो बात ये भी ना आती, आराम से बैठे रहते। तो सादिया, फिर क्या पर्सनल पॉपुलरिटी के लिए फिर इतनी चीखती क्यों है पीएम साहब? फिर क्यों? जब इदारों ने गिरफ्तारियाँ की हैं, पुराने केसेस पे गिरफ्तारी की हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जब इमरान और उसकी टीम जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जब वो नेशंस को स्पीच करने के दौरान, जो पीटीआई का जलसा नहीं होता है, उसमें फिर ये कहते हैं कि किसी को नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, जेलों में डालूंगा। इवन अमेरिका में उसने मतलब कि मैं अभी भी जा रहे हैं, वैसे देख लो दोबारा जलसा हो सकता है। देखिए सादिया, मैं मेरी बात खत्म करने दे। तो फिर जब ये इदारे काम करते हैं, ये केसेस पुराने हैं, तो फिर पीएम साहब इन गिरफ्तारियों पर और ये इसकी टीम गिरफ्तारियों पर क्यों क्रेडिट लेने की नाकाम कोशिश करते हैं और क्यों चीखते चिल्लाते हैं? नेशन को खिताब करे, पॉलिसी दे, मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में पॉलिसी दे, लॉन्ग टर्म पॉलिसी दे, मिड टर्म पॉलिसी दे, अवेयर कर ले, कन्विंस कर ले, और आप आवाम को खुशखबरी सुनाएं। अगर आप जलसे में स्पीच करें तो फिर आप कहें कि मैंने कोई केस नहीं बनाया, ये पुराने केसेस हैं, इदारे आजाद माहौल में काम करते हैं, इदारे अपने काम करने दें, मेरी जिम्मेदारी यह है कि मैं पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को अपना हक दे दूं। लेकिन डबल स्टैंडर्ड नहीं चलती हैं। एक तरफ क्रेडिट लेने की नाकाम कोशिश और दूसरे पर कहते हैं कि भाई मेरा काम तो ये नहीं है। हम समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम ये सुनना नहीं चाहते हैं कि कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, डील नहीं करूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। तो क्या सुनना चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज होगा? पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम अभी अपना हक मांगते हैं, जो इसने अपनी मंशूर और मैनिफेस्टो पे 1% अमल नहीं किया। दो अलग चीजें और इस मुल्क में पैरेलल चलनी चाहिए। सही वाला शफाफ एहतसाब और इस हुकूमत ने जो वादे किए अवाम से, इनको डिलीवर करना पड़ेगा। कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, कभी नून ने, कभी अपोजिशन जमातों ने ये कहा है कि एहतिसाब ना हो। लेकिन जब पर हबीब साहब को पकड़े जाते हैं और फिर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आके और खुशखबरी आने वाली हैं, तो क्या पीटीआई के मैंने नेब के नुमाइंदे हैं? ठीक है, क्या उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना चाहिए? हुकूमत को किसी इदारे का नुमाइंदा नहीं बनना चाहिए। और ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं, देखिए सादिया, हम अभी पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम तक गए हैं ये बातें सुन के। अभी वो चाहते हैं कि हमें अपना हक दो या घर चले जाओ। अगर यू आर नॉट कैपेबल फॉर दिस पोजीशन तो फिर रिजाइन करें। और इसलिए पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन जमातों ने फैसला किया है कि जाना चाहिए ये हुकूमत। आज तक वैसे किसी हुकूमत ने माना है कि वो कैपेबल नहीं है, उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है? लेकिन चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, आपकी हो या पीटीआई की हो, अवाम जो है उनके लिए मुश्किलात बढ़ती हैं। हुकूमतें नहीं मानती कि भाई हम डिलीवर नहीं कर रहे। आई टेल यू कि कई लोग ऐसे हैं जिनको ये पता होता है कि मेरी लिमिटेशंस क्या हैं, लेकिन अगर आप की लिमिटेशंस हों और आपको पता भी ना हो तो ये बड़ा डिज़ास्टर्स है कि नहीं मैं तो बड़ा वर्ल्ड स्टार हूँ। देखिए, दो चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो हमने बात की प्रेसिडेंशियल एड्रेस की, हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई, सेनेटर्स भी थे, MNAs भी थे, राजा ज़फ़रुल हक साहब थे, ख्वाजा आसफ़ साहब थे। ख्वाजा आसफ़ ने बड़ी डिटेल में ये चीज़ समझाई कि जी हम चाहते हैं कि, और ही वॉज़ होपफुल। उन्होंने ये कहा जी कि जो स्पीकर हैं नेशनल असेंबली, उनका एटीट्यूड ठीक है और उन्होंने पेपर मंगाए हैं लेकिन एंड के ऊपर पता ये चला कि जी शायद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि देयर इज़ नो क्वेश्चन कि ये हो। उसके ऊपर फिर लोग जो थे पार्टिसिपेंट्स, उन्होंने कहा जी कि अगर ये इंटरेस्टेड ही नहीं है, ये सच्ची बात कह रहे हैं। मुझे भी शर्म आ रही थी कि 80 एम्बेसडर्स बैठे हैं और कश्मीर की बात हो रही थी उस टाइम, प्रेसिडेंट कश्मीर की बात कर रहे थे। देखिए, उसको टोटल सैबोटाज गवर्नमेंट ने खुद किया। आप इनके अपने जो लोग हैं ना, जो अपने ज़मीर की आवाज़ से बोलते हैं, ऑनेस्ट टू गॉड उनसे पूछना, वो कहते हैं जी हमने किसने, यानी इवन स्पीकर से पूछ रहे अलग ले जाए और उनको कहे जी कि आपका क्या ख्याल है। देखिए, हुकूमत, जब आप हुकूमत में होते हैं ना तो आपको हर चीज़ सुननी भी पड़ती है। कह रहे हैं आप हुकूमत की तरफ से, क्योंकि ऑपोजिशन शोर शराबे कर रही है वहाँ पे, कभी प्रोडक्शन ऑर्डर का शोर, उन्होंने कहा ये आप बैल मुझे मार, आपने बात किया उसने, आपने अगर ये लोग आ जाते पार्लियामेंट में आ जाते तो क्या हर्ज होता। और ये अगर बंदे आज देखिए ना, ये अक्यूज्ड हैं,
और एक एक्स प्रेसिडेंट है, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उनके ऊपर अभी तक आपको माहौल क्रिएट करना पड़ता है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीटीआई के लिए जो की वर्ड है ना, वो है परफॉर्मेंस। अगर ये परफॉर्मेंस बेहतर करे ना, हमारे 10 जुलूस निकल जाए, धरने हो जाए, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा की कसम कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो लोग कहेंगे यार हमें खुशहाली की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारे मसाइल का हल निकाल रहे हैं ये और अगर 2000 मरीज डेंगू के पड़े हों, जब वो शहबाज शरीफ साहब थे तो चंद लोग तो उन्होंने कहा जी डेंगू का चीफ मिनिस्टर है, इसको ये हो गया वो हो गया, और उन्होंने वार फुटिंग पे इमरजेंसी के तौर के ऊपर उसको फाइट करके अल्लाह के करम से कंट्रोल किया। तो अभी वो लोगों का है। मैंने कहा इलेक्शन कमीशन के अंदर बुरान है, एक शोशा 149 का कराची का, ऐसे बेसूद, और उनके अपने बड़े लीडिंग मिनिस्टर्स छोड़ देते हैं, फिर जो है वो हम उसको वापस कर देते हैं। फिर अभी ये कह के बुज़दार साहब ने अपने एडवाइजर को फायर करने की रिकमेंडेशन की दी है, और अभी आज नईम साहब को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे उनको हम उससे बड़ी एक अच्छी पोस्ट हो रही है ना, शहबाज गिल साहब की तो प्रमोशन हो रही है। तो देखिए ये चीजें जो है ना, प्रॉब्लम। देखें सादिया, मामला ये है कि जिसका ये हवाला दे रहे हैं, देखें ये पार्टीज़ के अपने एक इंटरनल फैसले होते हैं। मैं नहीं समझता कि शहबाज गिल बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, पार्टी का हिस्सा है, पार्टी में रहेंगे, कोई नई जिम्मेदारी भी उनको मिल जाएगी। इसी तरीके से कोई और भी है, ये पार्टी के अपने एक इंटरनल फैसले होते हैं। इनसे मैं नहीं समझता कि किसी इदारे की कारकर्दगी के ऊपर या आवाम के ऊपर तो फर्क पड़ता है। कुछ तो जहाँ तक देखें गुजारिश सुनने जरा मुझे, कहीं ना कहीं वहाँ लोगों की इन्वॉल्वमेंट, सियासी देखें सादिया, जरा मुझे एक्सप्लेन कर लेने जरा, मुझे सुन ले मुझे जरा आप एक्सप्लेन कर लेने। देखें इस तरह बात करेंगे, बहुत सारे फैसले आपकी पार्टी में भी होते रहे होंगे, ऊपर नीचे लोग होते रहेंगे। चौधरी निसार जो हैं वो आप ही के पार्टी के सबसे बड़े लीडर थे, ठीक है। आज वो कहाँ हैं, कहाँ नजर आते हैं, उनके मशवरों के ऊपर कितना अमल हुआ। मामला ये है कि हमें ये देखना है कि आप हमें जो हमारी परफॉर्मेंस है उसके ऊपर आप तनकीद करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप सड़कों के ऊपर माइक लेके निकल जाएं, ठीक है जी महंगाई हुई है, अच्छा महंगाई हुई है तो जी महंगाई हुई किस वजह से? सड़कों पे हम निकल जाएं ना, मैं आपको नहीं कह रहा, हमें आधी से ज्यादा चीजें वो सेंसर करनी पड़े जो आवाम कहती है। मैं ये कह रहा हूँ जो आवाम के जज्बात हैं, आवाम के जज्बात का हमें एहतराम भी है, हम ये नहीं कहते, लेकिन आवाम को हमने ये भी तो बताना है। मुझे आप ये बताएं कि क्या 30,000 अरब रुपए का कर्जा हम लोग लेकर गए? PMLN के दौर के अंदर एग्रीकल्चर ग्रोथ माइनस में थी, एक्सपोर्ट्स आपकी माइनस के अंदर थी, आज आपकी एक्सपोर्ट्स के वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं। आज आपकी एग्रीकल्चर ग्रोथ में आपको आज लिख के दे रहा हूँ आपकी 3% होंगी आइंदा आने वाले साल के अंदर। हमने ऐसे मेजर्स लिए, हम ये कह रहे हैं कि कौम को हो रही दे लोगों को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। रिस्पॉन्ड तो ब्रेक से वापस आके उनका जवाब सुनते हैं। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। सेनेटर तंगी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपका जवाब रह गया था, आपने बात सुनी, उन्होंने कहा कि माजी की जो हुकूमतें हैं उन्होंने क्या किया इस मुल्क के साथ, और इकॉनमी के हवाले से फ़ारूक हबीब साहब तो बड़े होपफुल हैं, अल्लाह करे वो उम्मीद जो है वो आवाम में भी जल्दी आ जाए। और ये भी ज़रा बता दें कि प्ली बारगेन वाला क्या चक्कर है, पीपल्स पार्टी के हवाले से क्यों अफवाहें आ रही हैं कि भाई कोई डील हो रही है? देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जब जेल में थे उसी वक्त प्ली बारगेन की और डील की बातें हो रही थी, अभी भी हो रही है। हम कहते हैं कि ये बातें अभी पुरानी हो चुकी है। अवाम बिलीव में सादिया इन बातों पे भी अवाम यकीन नहीं रखती। अभी अवाम कुछ देखना चाहती है कि उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाए। 5.10 से 13.25 पे महंगाई पहुँच गई है। वो महंगाई के अभी 2 वक्त की रोटी से अभी 1 रोटी पे करीब अवाम आ चुके हैं। लेकिन जहाँ तक मेरे भाई ने कहा, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इसके रोल को, ये पीटीआई के मैंने हैं, हार्ड वर्कर हैं, इनको हाँ अच्छी चीज ये है कि पीटीआई के हैं, बाहर से नहीं आए, बाहर से नहीं आए, और इनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, इनको एकोमोडेट करना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान साहब करें, इतने तो अनइलेक्टेड लोग और इधर उधर के लोग जगह बन सकती है, हम जब कहेंगे तो एक दिन बन जाएगा। अच्छा, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2008 में हुकूमत बनी तो 6 अरब कर्जा था, ठीक है। 2008 से 2013 तक 8 अरब रुपए हमने लिए कर्जा, जिसमें नेचुरल डिजास्टर, जिसमें मैन मेड डिजास्टर, जिसमें फ्लड, जिसमें स्वाद कॉर्पोरेशन, जिसमें बहुत बड़ी डीड्स हमने दिए इस पाकिस्तान की आवाम को। जो 2008 में आटे की कीमत थी 400 रुपए, तो 2013 में जब हम जा रहे थे तो 400 रुपए ही कीमत हमने छोड़ दी। फिर मुस्लिम लीग नून ने 13 से 18 तक 10 अरब, 24 तक पहुंच गए, 8, 6 और 10, 24।
अभी ये मेरे भाई इतना बताए कि अभी 14 महीनों में आप कौम को तो इतना बताएं कि 14 महीनों में आपने कितना कर्जा लिया, और इस कर्जे में आज पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के लिए एक ईंट रखी है, उसके इफ्तिताह किया आपने। आप पुराने कामों पे तो तख्तियां बेशक लगाएं, लेकिन ये जो पाकिस्तान की तारीख में 72 साल तारीख में सबसे ज्यादा कर्जा लिया, जो आपने खुदकुशी को तरजीह दी थी, उस बात पे मैं नहीं कहना चाहता हूं, अच्छा, लेकिन फिर भी आप अपनी बात के सामने रख लें या साइड पे रख लें। कर्जा जितना लिया है, क्यों लिया, वो बता दें अवाम क्या को, रिलीफ कितना दिया? लिया, ठीक है, कितना लिया ये बताएं, सिर्फ मुझे आप ये बताएं कि आज तक कितना कर्जा लिया, अभी बता देते कितना कर्जा लिया? देखें बात ये है, कितना कर्जा लिया बताएं। देखें बात सुनें, जो ये बात करते हैं कर्जों के हवाले से, मुझे आप ये बताएं कि जब आपकी डॉलर की कीमत के अंदर इजाफा हुआ तो आपका सिंपल मैथमेटिक्स है, तो फिर तो आपके लीडर ने कहा था कि जब डॉलर की कीमत बढ़ सुन जाती है तो ये सुन समझ लें कि वो हुक्मरान चोर होते हैं। ठीक है। फिर आपके लीडर ने कहा आप था, बात मेरे को लीडर ने मुकम्मल नहीं कर कहा। लेने दें, बात मुकम्मल कर लेने देखें। वो आपका एक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हुआ जिससे आपका 5,000 अरब रुपए का उसके ऊपर एक इम्पैक्ट आया। अब डॉलर की कीमत कम हुई है तो 234 अरब रुपया उसी कर्जे के अंदर कमी भी वाकया हुई है। अब मुझे आप बताएं कि 2,000 अरब रुपया हमने इनके लिए हुए कर्ज वापस किए हैं। लिया अगर कितना हमने- कर्जा? अरब हाँ, कर्जा 2,000 वापस हुए हैं। 2,000 नहीं, अरब नहीं, रुपए। सादिया, मेरा टोटल सवाल सुन ये ले, नहीं, सुन ले। मेरा सवाल ये है कि टोटल 14 हमने- कितना लिया है सुन ले, कर्जा, नहीं, नहीं, वो ये बता बताएं। दें, वो एक फिगर बता दें, बस वो एक सुनना फिगर चाह रहे हैं कि भाई टोटल 14 हमने- महीनों में कितना टोटल लिया। हमने 3500 अरब रुपया कर्जा लिया है, 3500 अरब। जिसमें से 2,000 अरब रुपया ठीक है। इनके लिए हुए कर्जों वापस को हो गया। सादिया स्टेट बैंक जो की- बाकी 1500 सादिया अरब स्टेट रुपया है, बैंक की रिपोर्ट के सुन ले, मुताबिक ये गलत बयानी कर रहे हैं। 1500 अरब रुपया है, जनरल साहब से पूछना, 9 करोड़ जनरल कर्जा साहब लिया है 10 महीने 14 महीनों में। एक्सपेंडिचर्स हैं उसके लिए। अच्छा 1500 देखिए, अरब वेरी रुपया इंटरेस्टिंग। कर्जा। जो मैं बता रहा हूँ ये मुझे बता दें, उसको अगर हमने कोई नेट कर्जा लोन की शक्ल में लिया 3500 हो अरब से तो 2000 अरब मैं आप लोग सियासत जो छोड़ लिया अभी हुआ तक कर्जा मुझे था, ये वापस बताएं कर कि लिया। कौन से मुल्क से आपने ग्रांट लिया है। अच्छा, जितनी भी मुल्क से चलें। आपने लिए वो तो कर्जे बैलेंस ऑफ ले लिए पेमेंट हैं। है, जनरल बैलेंस ऑफ साहब। पेमेंट। देखें, एक दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि जब इनको हुकूमत मिली तो कर्जा 30,000 नहीं था, ये जो स्टेट 24 बैंक की फिगर है वो 24,900 समथिंग लेकिन था। उसके अंदर आपकी अच्छा 24 था, 24 ये रिकॉर्ड पे है। सुन लेना, और मेरी बात सुन लें, इसमें मैं 6,000 फिर अरब आप रुपए अपने की जवाब- आपकी चलिए, लाइबिलिटीज लेकिन- अच्छा वो लाइबिलिटीज को नहीं, अलग थी, 24 वो भी है अच्छा ना। वो अभी 24 अरब डॉलर। पहली बात ये। दूसरा ये है, अगर किसी मुल्क ने 10 अरब रुपया उधार देना हो ना, आप डेट पे हैं, तो आप 2,000 रुपया कर्ज लेते हैं तो 2,000 रुपया डेट उतार देते हैं, तो आपका कर्जा वही 10,000 ही रहता है। आप ये सोचिए ना कि आपने ठीक है, ठीक है। आपने वो आप लेते तो, और ये हर हुकूमत ने किया। देखिए परवेज मुशर्रफ साहब जब आए थे तो मैं उस वक्त चेयरमैन था पाकिस्तान स्टील का। प्रॉब्लम था कि ये कैसे डेट फाइनेंसिंग, वो भी इशू था उस वक्त। 9/11 का इशू था तो अमेरिका ने कहा ये फाइनेंशियल अदारों को कि इनका जो पेरिस क्लब को बाकायदा कहा कि इनके रीशेड्यूल करो, सही है। और कुछ पता नहीं 2-3-4 बिलियन डॉलर इधर उधर माफ़ भी कर दिए, ख़त्म कर दिए। इसके बाद जो पीपी पार्टी की हुकूमत आई, इन्होंने जो कर्जे लिए तो पिछले कर्जे ख़त्म किए, और जब इन्होंने जो कर्जे लिए वो हमारी हुकूमत में आई तो वो किया। ये एक प्रोसेस है, ये लेकिन प्रोसेस है। कर्जा बढ़ता नहीं है उससे। आप जब एक कर्जा लेके कर्जा उतारते हैं, आप खाते पीते नहीं है, उसको करप्शन नहीं किया आपने, तो वो लेकिन बढ़ता सादिया नहीं इसमें है। एक फर्क है। हाँ, अच्छा। लेकिन ये लोग नहीं मानते सादिया ना, इसमें एक कहते हैं फर्क है। corruption की है। ये देखिए, नहीं, वो कहते हैं सादिया- कर्जा अच्छा, लेके अभी- अपनी- अभी अपनी आपने चीज़ है, जितना उसके कर्जा अंदर। लिया है उससे अच्छा, अवाम को मेरी क्या बारी रिलीफ है दिया अभी, है? मेरे मुझे सुनने- आवाम को सच एक मिनट मुझे ऐड कर लें, नहीं, मुझे आवाम को देखें। एक है आपका आपके अपने मुल्क की क्या प्रोडक्शन है। हमने इस मुल्क के Production अंदर आपकी इस zero। मुल्क के अंदर हमने कंजम्पशन बेस इकोनॉमी के ऊपर आगे लेके चले हैं। मुझे आप बताएं, एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ी, आपके अंदर आपने टैक्स कलेक्शन बढ़ाया, आपके अंदर जो है वो फॉरेन डायरेक्ट आपका टैक्स कलेक्शन किसने बढ़ाया है? FDI आपका टैक्स negative। कलेक्शन तो अभी ये तक चीज़ें आप इन्होंने तो आप नहीं की, foreign direct इन्होंने तो investment नहीं की, टैक्स आप कलेक्शन का लोगों जो ने करनी टारगेट थी। था वो अभी तक हमको- पूरा नहीं मैं किया तो आपने, इनको बता रहा हूं। पिछले साल ठीक भी है। पूरा नहीं किया। इस मुल्क के अंदर ओके, नहीं, इस टारगेट मुल्क के पूरा नहीं हुआ, अंदर मैंने इस मुल्क फरूख के साहब अंदर को ब्रेक वेल्थ में भी ये क्रिएशन कह उस वक्त होगी जब जी। इंडस्ट्री रिलोकेट होगी। फर्क इंडस्ट्री रिलोकेट होके बाकी पाकिस्तान आप आ गई। 77% एक्सटर्नल आज- इन्वेस्टर आपके मुल्क में आज चले गए। पाकिस्तान की दर्जाबंदी ईज ऑफ डूइंग के अंदर बेहतर हुई बहुत ही है। अच्छी। आज दुनिया पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए अल्लाह ताला करे। 2 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट फैसलाबाद में हो चुकी जो है है। वो आपके बात सुनो। वज़ीर आपकी कानून फैसलाबाद के और तमाम खजाना फैक्ट्रीज को बंद बयानात हैं। देने पड़ते हैं ना। 4 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं फैसलाबाद साहब के जो है- फैक्ट्रीज देखिए, बंद हैं, मैं ये छोटे कहना बड़े चाहता हूं। सनतें बंद चले, हैं। जनरल मुझे साहब मुकम्मल अनइंटरप्टेड 2 मिनट कर ले जनरल साहब को दे। अनइंटरप्टेड मेरी बारी के इंडस्ट्री आपकी की बात बारी, सुनिए, फिर आप नहीं नहीं बात आपकी तो बारी सुनिए, आई चलिए है। इंडस्ट्री की मुझे बात आप इंडस्ट्री करते की हैं। बात आप करें। मुझे बताएं कि पाकिस्तानी मेरा- प्रोडक्शन मुझे पे एक आप फिगर- इस वक्त पूरी दुनिया का मुकाबला कर सकते भाई हैं। देखिए अब जनरल साहब जो है वो किसी को इंटरप्ट नहीं करते, ज्यादती हो रही है उनके साथ, उनकी बात तो सुन लें मुझे एक फिगर जब उनकी बारी आती है। इंडस्ट्री की उन्होंने बात की। देखें
लोगों के सेल टैक्स रिफंड का एक बहुत बड़ा इशू था जो इनकी हुकूमत ने भी देना था, इनकी हुकूमत ने भी देना था। हमने 22 अरब रुपया सेल टैक्स की रिफंड के तौर पे लोगों को वापस किया। अब इनकम टैक्स रिफंड्स, जिसमें आपके रिफंड्स भी हैं, जो सैलरी क्लास लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको इनकम टैक्स रिफंड्स वापस किया जा रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कैश लिक्विडिटी का इशू भी हल हो जाए। अभी आप थोड़ा 2 मिनट मुझे सिर्फ, मैं देखिए जो आपने अच्छे काम किए हैं उस पर हम आपको शाबाश देते हैं। हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी करे, क्योंकि आपकी कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। लेकिन खुदा के वास्ते आप गलत फिगर कोट ना करें। अभी आप देखें कि मुस्लिम लीग नून ने जब टेक ओवर किया तो उस वक्त रेवेन्यू कलेक्शन 1900 अरब थी, ठीक है, और जब हमने तकरीबन ख़त्म किया तो उस वक्त 3800 अरब थी। रेवेन्यू कलेक्शन 100% 3800 बिलियन तकरीबन। इन्होंने अभी टारगेट जो रखा हुआ है जो IMF का 5500 बिलियन, उसका जो टारगेट है उसके अभी अगले दिन फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे थे कि हमें एक बड़ी खुशी है कि हमने 80% या 90% किया है। अभी भी शॉर्टफॉल है। हर कोई कह रहा है, इवन रिनाउंड इकोनॉमिस्ट, मैंने हफीज पाशा साहब को सुना, बाकी को, वो कहते हैं सर कि ये मैनेजेबल ही नहीं है टारगेट, और अगर ये नहीं होंगे तो IMF ने हमसे ऊपर क्या किया। गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि इन्होंने अपने लिए बहुत अनरियलिस्टिक टारगेट सेट कर लिए। देखिए जब वो PM साहब हुकूमत में नहीं थे तो उसने कहा था कि नवाज शरीफ को और जरदारी साहब को लोग टैक्स क्यों दे, इसलिए कि ये करप्शन करके मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर भिजवाते, और अगर मैं PM बन गया तो पूरी दुनिया मुझे टैक्स देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के अवाम ने इस काल को रिजेक्ट किया और मुस्तरद किया। इससे बात साबित हो गई कि इसने कहा था कि वो करप्ट हुक्मरान होते हैं। देखें तो आप अभी करप्ट कौन है? आप अपने अमल से साबित करते हैं। छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। वजीर आजम साहब अमेरिका के 67,000 रुपया इन 67,000 डॉलर के अंदर, इनके दौर में दौरे हुए 3 लाख के अंदर, 4 लाख के अंदर। अक़वाम मुत्तहिदा में गए आसिफ अली जरदारी 13 लाख डॉलर, नवाज शरीफ 11 लाख डॉलर, आपके वजीर आज़म जा रहे हैं 1.5 लाख डॉलर, तो 5 कैंप ऑफिस चलते थे, 28 करोड़ की दीवारें बन जाती सोचते हैं, 3 हजार पुलिस वाले प्रोटेक्शन पे होते थे। आज वो तर्ज अमल नहीं है। हमने तो जो खर्चा है, हम क्या ये बताएं कि 96 करोड़ रुपए से 1 अरब 25 करोड़ पे नहीं पहुंचा? ये भी तो बताए ना। नहीं पहुंचा, क्या हो गया? ये भी नहीं पहुंचा। तो देखिए करोड़ जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारी ऑस्टेरिटी को मान ले, हम प्राइवेट जहाज नहीं जा रहे। चले वो अच्छी बात है, ऑस्टेरिटी को अप्रिशिएट करें। इन हालात के अंदर, जिस हालात के अंदर मुल्क कर्जों में है, आवाम को मुश्किलात का सामना है, वजीर आजम भी ऑस्टेरिटी के ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान का कैंप ऑफिस कोई नहीं है। देखिए प्लीज अभी 1 मिनट, मैं देखे ये बनी फर्रख हबीब की बातें मैं अप्रिशिएट, भाई घर जाते हैं लेकिन क्या करने जाते हैं रोजाना? भाई हेली में बैठ के तो ये घर है ना। नहीं देखिए फर्रख हबीब साहब एक बुनियादी रुकन है PTI के, और मैं कहता हूँ ये बहुत स्ट्रांग पॉइंट है इनका, और इनकी जो न्यूक्लियस है वो थोड़ी रह गई है, बाकी जो बाहर से लोग हैं वो ज्यादा हैं। तो कहती हूँ वो वज़ीर आज़म साहब अनइलेक्टेड लोगों के नरगे में आ गए। इनका राइट है कि ये पार्टी को डिफेंड करें, लेकिन मैं ये कहता हूँ देखिए सोल सर्चिंग करनी बड़ी ज़रूरी है कि आप ये जो पॉइंट बता रहे हैं ना कि खर्चा कम हुआ है, PM हाउस का दो कम नहीं हुआ, जैसे तंगी साहब कह रहे ज़्यादा हुआ है, लेकिन ये छोटे छोटे पॉइंट बड़े ज़रूरी है। ये यानी कतरा कतरा दरिया समंदर, लेकिन पब्लिक इसमें नहीं इंटरेस्टेड कि आपने क्या। पब्लिक क्या किया कि मेरे पेट में 40 रुपए की केजी शुगर थी, अभी 75-80 है, और मिलें जो हैं वो सारी जहांगीर तरीन साहब की हैं या इधर हैं। और ये कैसे हो गया? आपका घी महंगा है, टमाटर नहीं मिल रहे, और क्या देखिए कीमतें जो किसी के सरमायादार तबका जिसको कहते हैं ना सर, वो हर पार्टी में मौजूद है। नहीं वो तो है हर पार्टी में, लेकिन है अगर ये फायदा किसको मिला? ये जंप आधी बात नहीं करनी चाहिए। चीनी के जरिए फायदा किसको मिला? अभी ये इतना पता तो देखिए जमात के लोगों की शुगर मिले भाई, हम इनकी नहीं, जरदारी साहब की शुगर मिले, वही तो कह रहे हैं। हम तो मतलब कि हम जमींदार भी हैं और करंट स्टेट, तो जरदारी साहब 50 रुपए किलो चीनी करें, मियां साहब भी करें, 50 से 85 पे क्यों पहुंचा? चले मियां साहब को, जरदारी साहब को, जहांगीर तरीन साहब को कहते हैं क्या? हम ये कहते हैं कि अगर इन पार्टियों की हुकूमत के दौरान
पीपीपी हो या नून हो, उसके दौरान ये जंप लगता और उनको फायदा जंप होता। लगा तो था। आज इनकी चीफ हुकूमत है, जस्टिस को रेट आज- मुकर्रर करने पड़े थे 40 रुपए तो अभी चीफ जस्टिस नहीं है, तो याद आप ले चीनी जाओ। 60 रुपए पे पहुंची थी। नहीं तो अभी 85 पे जब पहुंची, ये चौधरी किसने शुगर किया? मिल्स वाल, चौधरी आपको शुगर याद है, मिल्स। आपको याद है सादिया चीनी जब 85 की- तक अभी लेकिन पहुंचे सादिया ना। इसको रेट्स कंट्रोल हाँ, ये रेट्स इसका कोर्ट क्यों? ने फिक्स देखिए, किए हमें थे। आधी बात ना करें, यकीनन इनकी बात से अब इनकी टाइम बात से खत्म हो रहा है। इत्तेफाक करता हाँ हूं, लेकिन किसान को इस बार 220 रुपए गन्ने का रेट भी मिला है। इनके दौर में 180 रुपए कीमत मुकर्रर थी, लेकिन मिलता है 120 वो रो रुपए। रहा लेकिन किसान को किसान को 2600 गन्ने का रुपए की रेट जो बुरा बोरी मिला है। थी खाद की, वो अभी 3600 रुपए पे मिल रही है। ये भी बताए ना कि किसान को जो 2500 रुपए वाले का था, वो अभी 3600 रुपए पे मिल रहे हैं। तो ये भी बताए ना, दोनों बताए। चले सर, ये चीजें आप सही करवा लेते अगर वाकई इन इश्यूज पे जिनका जिक्र हुआ है निकलते आज़ादी मार्च, लेकिन हुकूमत को घर भेजने के लिए अब आज़ादी मार्च जो है वो क्या रंग इख्तियार करता है, और पीपल्स पार्टी पिछली बार की तरह बिल्कुल कन्नी कतरा के निकल जाती है, या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और JUIF के साथ अपोजिशन के साथ होगी पीपल पार्टी, बिल्कुल। अपोजिशन साथ होगी। चलें, आई हैव टू वाइंड अप है। बहुत शुक्रिया आप तीनों की तशरीफ आवरी का। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़। पहले इस्तीफे